Good morning, good morning, good morning, very good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. राधे राधे. जय श्री कृष्ण. जय श्री श्याम. जय श्री राम. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning, very good morning. आ जाओ. Good morning. Very good morning. Very good morning. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. बिल्कुल, बाकी लोग भी आ जाते हैं फिर शुरू करते हैं. बाकी और भी आ जाओ. आ गए. बढ़िया, आ गए. बहुत बढ़िया. आ जाओ, शुरू करते हैं. कल हमने शुरू कर दिया था. वैसे सैटरडे को हमारी क्लास हो गई थी एक, है ना. सैटरडे को हमारा एक क्लास हो गई थी. हाँ. अच्छा मनीष, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल करो उस पे. जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे कॉल करो, उस पे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है ना. जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों पे कॉल करो और उन्हें बताओ कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, आ जाओ. सभी आ गए तो आओ शुरू करें. लास्ट टाइम हमने थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में पढ़ा. ये पढ़ा कि कैलकुलस क्यों जरूरी है, और हम पहुंच गए थे हमारे अवकलन. और ये देखा था कि अगर फलन सदिश है, अब हम सदिश फलनों की बात कर रहे हैं. अब जो भी हमारी बात चलेगी वो सदिश भी शामिल है. अब सदिश फलन भी पढ़ेंगे, अदिश भी पढ़ेंगे, सदिश भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे. अब दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़े से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब दो चीजें, दो अलग अलग प्रकार की चीजों को साथ में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी. इससे पहले जब हम पढ़ते थे तो हम सिर्फ फलन पढ़ते थे, वो भी अदिश फलन. तो एक ही प्रकार था, एक ही प्रकार था, तो कोई चिंता की बात नहीं थी. कोई दूसरा फलन पड़ेगी, क्योंकि हम दो प्रकार की चीजों से डीलिंग कर रहे हैं. दो अलग अलग प्रकार की चीजें से डील कर रहे हैं. एक है अदिश, एक है सदिश. तो जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि भाई अगर हम लोग सदिश का चिन्ह लगा रहे हैं इसका मतलब वो चीज सदिश है, और नहीं लगा रहे हैं मतलब वो अदिश है. तो यहाँ पे हमारा पूरा इस वेक्टर कैलकुलस के दौरान जहां भी हम एरो का चिन्ह नहीं लगाएंगे उसका अर्थ अदिश से लिया जाएगा, और जिस पे एरो लगा देंगे उसका सदिश से लिया जाएगा. और मैंने बताया भी था कि कई किताबें जो होती है वो रेगुलर और बोल्ड फॉन्ट का यूज करती है. वो एक्चुअली वो डिफ्रेंशिएशन है, केवल केवल डिफ्रेंशिएशन है, ताकि पता लग जाए कि कौन अदिश है कौन सदिश है. क्योंकि दोनों चीजें आएंगी, अदिश भी आएंगे सदिश भी आएंगे. तो अदिशों को कैसे दिखाएं और सदिशों को कैसे दिखाएं. अब दो प्रकार की चीजें हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ब्लैक कलर रेड कलर. ब्लैक कलर में अदिश को दिखा दीजिए, रेड कलर में सदिशों को दिखा दीजिए. या फिर जैसे गोखरू की बुक है, वो रेगुलर और बोल्ड फॉन्ट का यूज करती है. जो अदिश होते हैं उसको वो पतले फॉन्ट में लिखती है, और जो सदिश होते हैं उनको गहरे फॉन्ट में लिखती है. तो उससे वो मैन तो डिफ्रेंशिएशन ही होना चाहिए कि भाई कौन अदिश है कौन सदिश है. तो इस तरीके से किया जा सकता है. अच्छा, वीडियो अटक रहा है, हो सकता है. बिल्कुल संभावना है इसकी.
चेंज कर दिया है, दूसरा नेट का यूज कर रहे हैं। अब चेक करूं क्या अभी भी वही प्रॉब्लम है। अभी देखो अभी ठीक है या अभी भी प्रॉब्लम है? अभी भी रुक रहा है? चलो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने नेट तो दोनों बदल के देख लिए हैं, और अगर अभी भी अटकता है तो फिर तो मामला। अब ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा लास्ट तक हुआ था उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे अभी, कि भाई दो प्रकार के फलन होंगे, एक होंगे अदिश और एक होंगे सदिश। अदिश वो होंगे जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक जो हमने पढ़े हैं वो सारे अदिश फलन हैं, जिनमें कोई आई जे के नहीं होगा, जिनकी कोई दिशा का कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ उनका मान ही जो कुछ होगा सो होगा। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जिनकी सदिश, जिनकी दिशा भी होगी, हर बिंदु पे आपको दिशा भी मिलेगी, साथ ही साथ परिमाण भी मिलेगा, है ना। ये लास्ट तक का हमारा हुआ है अभी तक, और इसके ऊपर हमने कल आराम सैटरडे वाली क्लास के ऊपर अच्छे से डिस्कस भी किया था कि भाई हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सांतत्यता पढ़ ली, अवकलनीयता पढ़ ली, अब करते हैं सदिश फलन की ज्यामितीय अर्थ। सदिश फलन के अवकलज की ज्यामितीय अर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ये समझना कि एक सदिश फलन जो होता है वो घटकों में बना हुआ होता है। जब भी आप किसी सदिश फलन की बात करते हैं मतलब आप घटकों की बात कर रहे हैं। हर सदिश फलन घटकों में बना हुआ है। उसका एक आई घटक है, मतलब आई दिशा में उसका मान इतना है, जे दिशा में उसका मान इतना है, और के दिशा में उसका मान इतना है। क्योंकि सदिश है, सदिश है इसका मतलब घटकों से बना हुआ है। अदिश एक ही चीज से बना हुआ है, अदिश एक ही चीज से बना हुआ है, लेकिन सदिश जो है वो घटकों से बना हुआ है ना, घटकों से बना हुआ है, मतलब कुछ चीजें हैं जो मिलकर उसको बना रही है। जैसे याद करिए, छोटा सा एक हिंदू फिलोसॉफी में आता है कि हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, 5 तत्वों से बने हुए हैं। ये लोग तो, आप लोग वो जितने भी हिंदू धर्म से है जो जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ये तो बार बार कि हम पंच तत्व से बने हुए हैं। और लास्ट में कहा भी जाता है पंच तत्वों में लीन हो गया। पंच तत्वों में लीन होने का मतलब हमारा जो भी शरीर है ओवरऑल वो टोटल 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी 5 कंपोनेंट्स है जिनको मिक्स करके हमें बनाया गया। आज हम जो भी दिखाई दे रहे हैं, जो भी हम है, वो 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट इक्वल मीन्स दैट 5 कंपोनेंट्स, हम 5 कंपोनेंट है। जैसे वेक्टर 3 कंपोनेंट्स है, ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ है ना। अब एक बहुत अच्छी एनालॉजी है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी आदमी को गुस्सा आता है, जो 5 तत्व होते हैं वो होते हैं, जल होता है ना, जिसे आप पानी कह सकते हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, जमीन है, भू है ना। तो ये 5 तत्व होते हैं, उस 5 तत्वों की अलग अलग विशेषता है। पांचों तत्वों की अलग अलग विशेषता है। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की विशेषता है गुस्सा होना, गर्म मिजाज होना। वहीं जल तत्व जो है वो आपको शांत बनाता है, कि आप शांत है, आप में ठहराव है ना, निरंतरता है। ये अलग अलग तत्वों का अलग अलग आपके शरीर में महत्व दिखाई देता है। तो एक एनालॉजी ये कहती है कि जिस तत्व की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो जाती है वो आपको दिखाई देता है। जैसे कई आदमी को आप कहते हैं बड़ा शांत स्वभाव का है, शांत स्वभाव का होने का मतलब है उसके शरीर में जल तत्व का जो मात्रा है, जो कंपोनेंट है जल तत्व का, वो थोड़ा सा ज्यादा है ना। अगर कोई गुस्सेल है, बहुत गुस्सा करता है, इसका मतलब उसमें अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है।
तो ये अलग अलग तत्वों का अलग अलग महत्व होता है। और देखिए पांचों कंपोनेंट एक बराबर तो नहीं हो सकते, ये तो आप भी जानते हैं। जैसे ये अभी फलन है, इस फलन के भी F1 F2 F3 ये जो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, कोई कंपोनेंट ज्यादा होगा, कोई कंपोनेंट छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है, 3 कंपोनेंट है तो विविधता तो मिल ही सकती है। तो ये जो विविधता मिलेगी, इस विविधता से ओवरऑल हम इतने सारे इंसान जो बनते हैं, यही फर्क है कि हमारे स्वभाव अलग अलग होते हैं। अलग अलग स्वभाव इसलिए होते हैं कि जो 5 तत्वों की जो कंपोजिशन है, ये जो 5 तत्वों की हमारी कंपोजिशन है, ये अलग अलग होती है। किसी में ये तत्व थोड़ा ज्यादा, और आपको याद होगा कि 3 से भी हम बहुत वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। 3 से भी हम इतनी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं कि अनंत ब्रह्मांड को बना सकते हैं। तो यहाँ तो 5 तत्व है, यहाँ तो 5 तत्व है। अब वो सही है या गलत है, हम उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। एक बार मैं सिर्फ जो फिलोसॉफिकल, और फिलोसॉफी का सीधा सीधा अर्थ यही होता है जिसको आप जल्दी से वेरीफाई कर ही नहीं सकते, बस आप उसको ऐसे समझने के तौर पे काम में ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी एक विचार ये भी है। तो एज ए विचार की तरह अगर देखें तो सही गलत पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि सही गलत पे जाएंगे तो फिर हर चीज अटक जाएगी। तो बेहतर है कि सही गलत पे जाने के बजाय हम उसकी तार्किकता को थोड़ा सा समझे कि भी 5 तत्व है, 5 तत्वों से हम लोग बने होते हैं, और हमारे अलग अलग तत्वों की मात्रा से हम हमारा व्यवहार, जो भी हमारा जीवन होता है, वो उन 5 तत्वों के कंपोनेंट से तैयार होता है, जैसे सदिशों में होता है। ये 3 तत्व है। अब आप यहाँ पे 3 तत्व कह सकते हैं, आई तत्व, जे तत्व और के तत्व, जिससे मिलकर आपका पूरा फलन एफ बनता है। अब इन तत्वों की, ये जो 3 तत्व है, ये कम ज्यादा होते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बन गए हैं तो फिक्स हो गए। जब आप बनते हैं तो एक भगवान ने कंपोजिशन बना के भेजा है, उसके बाद आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना, उसमें बदलाव कर सकते हैं। बदलाव की जगह खुली रहती है। तो ये इसके बाद में चेंजेस होते रहते हैं, और इंसान लास्ट तक, और लास्ट में कोई बात नहीं होगा, बस वही एक तत्व से दूसरा तत्व कम पड़ जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। ये कुल मिला के ये 5 है आपके, इन 5 को हम कम ज्यादा, और बेटर ये है कि सब बैलेंस हो, सब बैलेंस हो, ना कि कोई भी तत्व ज्यादा ना हो, कोई भी तत्व कम ना हो। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यही वेक्टर वाला कंसेप्ट है कि भी वेक्टर भी 3 चीजों से, 3 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। ये जो 3 टुकड़े हैं, ये दिखाते हैं किसी बिंदु पे, किसी बिंदु पे, कोई बिंदु ए ले लिया आपने, ए बिंदु पे जो फलन का मान है, उसका एक्स दिशा में मात्रा, वाई दिशा में मात्रा और जेड दिशा में मात्रा, ये 3 घटक है इसके। इसके ये 3 घटक है, एक्स दिशा में घटक, वाई दिशा में घटक, जेड दिशा में घटक। तो याद रखिए, हर चीज सिंगल चीज से बनी हो ऐसा नहीं है। जैसे इंसानों का एग्जांपल इसीलिए लिया मैंने, ताकि ये समझाया जा सके कि हम भी कोई ऐसे नहीं कि एक चीज से बने हुए, एक सिंगल से नहीं बने हुए। हाँ ठीक है, अगर हम साइंस की थ्योरी जाएंगे तो साइंस कुछ और कहेगी कि नहीं, हम सेल से बने हुए हैं, है ना, सेल से प्लस एनर्जी से बने हुए हैं, तो उनका अलग है, वो मैटर प्लस एनर्जी मानती है। अगर साइंस की पीछे जाएं हम और साइंस को देखें, तो साइंस कहती है कि हर चीज मैटर प्लस एनर्जी है, वो ये मानती है। प्लस स्पेस भी कहती है कि मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है, इनसे ही सब कुछ बनता है। साइंस का अपना मानना है, धर्मों का अपना मानना है, जिसमें से सनातन धर्म का हिसाब बता रहा हूँ, इसमें 5 तत्वों का समझा जाता है कि 5 तत्वों से ही आप सब बनते हैं। और कहीं तक वो थोड़ा वैलिड भी है, थोड़ा सा वैलिड भी दिखता है कि भाई ऑब्वियसली बात है, अगर हम 5 तत्वों में नहीं होते तो लास्ट में जलाने या दफनाने से या जो भी आप करते हैं, उसके बाद में वो कहाँ चला जाता है, उड़ के दूसरे ग्रह पर तो जाता नहीं है, तो यहीं पे कहीं ना कहीं चीजों में मिक्स हो जाता होगा। और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो 5 ही प्रकार की, तो 5 प्रकार की चीजों में वो वापस से एडजस्ट हो जाता है, उसी से आया था और उसी में वापस विलुप्त हो जाता है। तो ये एक तरीका हुआ। तो सेम वैसे ही फंक्शन जो होता है वो भी 3 चीजों से मिलके बना होता है। ये तीनों चीजें मिला के फलन को डिफाइन करती है कि फलन कितना है ना। जैसे मैं रिपीट करूं, वो एग्जाम्पल को बार बार याद रखिएगा, ताकि आपको सदिश का एक बेहतर एग्जाम्पल समझ में आए कि भाई सदिश भी एक चीज है, सदिश एक चीज है। जैसे मैं एक हूं, लेकिन मैं बना 5 तत्वों से हूं, मैं हूं एक। अगर कहोगे कि सदिश तो एक है, हाँ बिल्कुल सदिश एक है, लेकिन जिससे वो बना हुआ है वो 5 चीजें। अगर फिलोसॉफी को माने, हिंदू फिलोसॉफी को माने, तो उसके हिसाब से मैंने ये कहा है। बाकी आप किसी और चीज को देख लीजिए, सब्जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, सब्जी एक ही है, लेकिन क्या सब्जी एक चीज से बनी हुई है? नहीं, वो कई कंपोनेंट से मिलकर सब्जी बनी है। तो वही चीज अगर हम देखें किसी चीज को, तो नॉर्मली उसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिससे मिलकर वो बनती है। फिर उसमें जो भी स्वाद आ रहा है वो अलग अलग चीजों की मात्रा को मिलाने से आया है। वही मात्रा को अगर आप कम ज्यादा कर दोगे तो सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है, खराब भी हो जाता है ना। अगर आपने सही ढंग से उसकी जो मसाले हैं, सब्जी है, पानी है, तेल है, वो अगर उसके जो कंपोनेंट्स है उनको ठीक से बैलेंस नहीं किया तो स्वाद बिगड़ भी सकता है, स्वाद अच्छा भी हो सकता है। तो यही बस फायदा है कि ये वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो वेक्टर कोई एक
वही नहीं है कि जो सिर्फ दिशा दिखाता हो, सिर्फ दिशा दिखाता हो। वेक्टर एक सोच है कि भाई कोई भी एक चीज कई बार कई कंपोनेंट से बनकर तैयार हुई होती है, जैसे इंसान का एग्जाम्पल और ऐसे ही इसका एग्जाम्पल। तो ये तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है। ये कहलाता है उसका एक्स घटक, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू, वाई डायरेक्शन में वैल्यू और जेड डायरेक्शन में वैल्यू। उसकी तीन वैल्यूज है, उन तीनों वैल्यू से मिलकर एज ए सिंगल ये बना हुआ है। ठीक है, तो जब आप अवकलन करते हैं, अब आ जाते हैं अवकलन। जब आप अवकलन करते हैं, अब होता क्या है, देखो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका परिमाण कितना होगा, इसकी मात्रा कितनी होगी। जब आप मात्रा निकालने जाते हैं कि इसकी मात्रा कितनी है, तो मात्रा निकालने के लिए आप परिमाण निकालते हैं, और परिमाण क्या होता है, अंडर रूट आपके एक्स घटक का स्क्वायर प्लस वाई घटक के स्क्वायर और प्लस जेड घटक का स्क्वायर। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, यानी परिमाण कितना है। तो ये परिमाण तीनों से मिलकर बना है, तीनों से मिलकर बना ना। ऐसे जब आप अवकलन की बात करेंगे, यही सेम चीज अवकलन के साथ लागू होती है। जब हम अवकलन करते हैं तो हम तीनों दिशाओं में परिवर्तन को ज्ञात करते हैं कि F1 मतलब जो हमारी x दिशा है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, x दिशा वाला जो घटक है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, y दिशा वाले घटक में कितना परिवर्तन हो रहा है और z दिशा वाले घटक में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हम तीनों दिशाओं में परिवर्तन को नोट करते हैं कि कौन कौन सी दिशा में कितना कितना परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन सी दिशा में कितना कितना। अब ये तीनों घटक आपको तीन परिवर्तन बता रहे हैं कि x डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है। ये x डायरेक्शन की मात्रा थी F1 और ये उसके परिवर्तन को दर्शाएगा कि कितना परिवर्तन हो रहा है, dF1 बटा dt। और अवकलन तो सीधी बात है, अवकलन परिवर्तन का ही नाम है, परिवर्तन की दर का नाम है, तो ये परिवर्तन बता रहा है। ऐसे ही ये F2 हो गया, F2 की दिशा में परिवर्तन कितना हो रहा है, ये परिवर्तन समझ रहे हैं आप, परिवर्तन समझ रहे हैं। परिवर्तन का मतलब है जैसे मान लीजिए आपका ढांचा भी जो भी है और ये पांच तत्वों की मात्रा, जिन जिन मात्रा से पानी की इतनी मात्रा है, जल की इतनी है, वायु की इतनी है, अग्नि की इतनी है, भूमि की इतनी है और आकाश की इतनी है। मान लो ये पांच तत्व जिससे आप बने हुए, इनकी मात्रा भी फिक्स है। लेकिन फिर क्या होगा, फिर आप एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। मान लीजिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, जिन लोगों से आप बात करते हैं, या आप मेडिटेशन करते हैं, या आप किताबें पढ़ते हैं, आप जो भी करते हैं, हर दिन आप क्या करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, बदलाव लाते हैं। मान लीजिए किताब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने किताब पढ़ी, ठीक है, वो किताब गुस्से के बारे में थी, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें, ये किताब आप पढ़ रहे हैं। अब ये किताब पढ़ रहे हैं तो आपका जो अग्नि तत्व है उसकी मात्रा आप कम कर रहे हैं, और जो आपका जल तत्व है या जो आकाश तत्व है उसको आप बढ़ा रहे हैं। अब आपने अपने चेंजेस हो गए, बदलाव कर दिए आपने, आपने बदलाव कर दिए। तो हर क्षण हम इन पांचों कॉम्बिनेशन के अंदर चेंजेस करते रहते हैं। जो भी हम किताब पढ़ते हैं, चाहे ना चाहे, अगर आप सोचोगे मैं तो कर ही नहीं रहा, मत करो। आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहां आप रोज बातें करते हैं, जो आप टीवी देखते हैं, जो आप मोबाइल देखते हैं, जो आप किताबें पढ़ते हैं, आप कुछ तो कर रहे होंगे, आप सोच ही रहे होंगे। जो आप सोच रहे हैं उससे आप इन पांचों चीजों को बार बार मैनेज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वो लगातार परिवर्तन होता रहता है, और इसमें कभी वो बढ़ जाता है, कभी भाई एक टाइम आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस समय क्या हुआ, अचानक ही आपका अग्नि तत्व की वैल्यू बहुत बढ़ गई, बाकी तत्व कम हो गए। एक बार आप बहुत शांत है, उस समय अग्नि तत्व का क्या हुआ, वो कमजोर हो गया, दूसरा बढ़ गया। तो लगातार परिवर्तन, हर सेकंड हमारे अंदर इन पांचों तत्वों का बैलेंस चेंज होता रहता है, कंटिन्यू। ठीक है, तो सेम ऐसे ही एक फलन में होता है, लगातार इनकी जो वैल्यू है उसमें चेंज आता है कि एक्स की डायरेक्शन में क्या चेंज आया, वाई की डायरेक्शन, और ये जो टोटल चेंज है ये रिफ्लेक्ट होता है, यही रिफ्लेक्ट होता है जो टोटल चेंज है। अब टोटल चेंज कितना हुआ, dF1 ओवर dt का स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल चेंज, कि कुल परिवर्तन कितना आ रहा है, कुल परिवर्तन कितना आ रहा है, टोटल टोटल चेंजेस कितना आ रहा है वो आपको दिख जाएगा। क्योंकि देखो पांचों चीजें हैं, पांचों चीजों में जो चेंज आएगा वो ओवल चेंज दिखेगा ना, आपके चेहरे पे जो दिखाई देगा या आपके शरीर पे जो दिखाई देगा या जो बाहर रिफ्लेक्ट होगा वो होगा जो टोटल चेंजेस आया है, सबका मिला के जो चेंजेस आया वो आपको बाहर दिखेगा, और ये लगातार चलता रहता है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया वेक्टर वाला, कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का अवकलन क्या होता है। यही थी इसकी ज्यामितीय अर्थ, कि ज्यामिति में ये क्या समझाता है हमें। जब आप किसी सदिश, पहले सदिश फलन का मतलब क्या है और फिर उसके अवकलन की ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्यामिति में वो क्या मतलब रखता है। तो सीधा सीधा कि एक चीज
एक फलन किसी बिंदु पे आपको बता रहा है कि उसकी 3 कंपोनेंट से वो बना हुआ है, 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। ये कोई अजीब चीज नहीं है कि सदिश युगल के 3 चीजों से कैसे कोई बन सकता है। तो आप खुद का एग्जाम्पल उठाओ ना, आप 5 चीजों से बने हुए हो। कोई चीजें और आपकी सब्जी का एग्जाम्पल लिया मैंने, सब्जी को ले लो, वो भी एक चीज से थोड़ी बनी हुई, खाली पानी से सब्जी बन जाती है क्या, या खाली सब्जी से सब्जी बन जाती है क्या? वहां पे भी तो आप कुछ चीजें मिलाते हैं फिर तो बनती है। तो ये कंपोनेंट्स है जिससे वो चीज तैयार हो रही है। तो वेक्टर एक ऐसी राशि है, एक ऐसी चीज है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है। वो 3 चीजें क्या है? एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर और जेड फैक्टर। इन 3 चीजों से आपका एक वेक्टर तैयार, एक वेक्टर तैयार होता है, एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू तैयार होती है। अब जब आप आउटलाइन करते हैं तो आप यही करते हैं, आप देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्या वैल्यू चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, जेड डायरेक्शन में क्या चेंज हो रही है, और ये आपको तीनों दिशाओं में होने वाले परिवर्तन को समझाता है। लेकिन टोटल परिवर्तन, ये तो तीनों दिशाओं के अलग अलग परिवर्तन हो गए, टोटल कैसे निकलेगा? वो परिमाण होगा, परिमाण बताएगा कि कुल परिवर्तन कितना होगा। अगर आपको इंडिविजुअली देखना है तो ये अवकलन रहा, जाके देख लो कि एक्स दिशा में कितना परिवर्तन हुआ, वाई दिशा में कितना परिवर्तन हुआ, जेड दिशा में। मतलब आप कहें नहीं मुझे तो हर दिशा में नहीं देखना, मुझे तो ओवरऑल बता दो कि कितना परिवर्तन हुआ, तो लो ये रहा ओवरऑल। अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो ये रहा, इसका परिमाण निकाल लो, ये आपको कुल परिवर्तन दिखा देगा कि तीनों को मिला के टोटल चेंजेस कितना होगा। ठीक है। अगला उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब है अगर अवकलन की संख्या बढ़ा दे, 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारा कोई फलन है उसको 1 से ज्यादा बार अवकलन करना चाहे, डिफरेंशिएट करना चाहे, तो हम कर सकते हैं। ये रहा, फर्स्ट टाइम किया, फिर हमारा मन नहीं भरा, मन किया एक बार और करते हैं, बिल्कुल आप एक बार और कर सकते हैं। तो ये दूसरी बार अवकलन क्या होगा? दूसरी बार अवकलन होगा परिवर्तन का परिवर्तन, परिवर्तन भी किस रफ्तार से हो रहा है। समझ रहे? अवकलन का बड़ा शानदार चीज है। देखो जब आप पहली बार अवकलन करते हैं तो पहली बार अवकलन का मतलब होता है कि पहली बार परिवर्तन कितना हो रहा है, पहली बार परिवर्तन की दर कितनी है। फिर आप क्या देख रहे हैं कि परिवर्तन में परिवर्तन कैसे हो रहा है, परिवर्तन की दर कितनी है। समझे? परिवर्तन को आपने 1 मान लिया, अब आपका एफ डैश ये क्या हो गया? एक फलन बन गया एफ डैश, पहली बार अवकलन हो गया ना, पहली बार अवकलन होने से ये आपका फलन बन गया। अब आपने इसका अवकलन किया, मतलब आपने देखा कि अवकलन कितनी तेजी से बदल रहा है, अवकलन की परिवर्तन की दर कितनी है, यानी परिवर्तन में परिवर्तन की दर कितनी है, जो परिवर्तन हो रहा है उसके परिवर्तन की दर कितनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राशि बन जाती है, गौर करो तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये परिवर्तन आप में कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, ये आपके परिवर्तन को दर्शा रहा है। अब परिवर्तन में परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है, उसकी रफ्तार कितनी है, परिवर्तन की रफ्तार कितनी है, वो आपको और पता लग जाती है। ये सेकंड अवकलन होता है। थर्ड अवकलन पे आप परिवर्तन के परिवर्तन की दर निकालते हैं, और ये डैश 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 निकलती रहती है। डिपेंड करता है कि कहां तक आपके लिए ये सेंस रखता है, जहां तक आपको इंटरेस्ट हो वहां तक ये चलता चला जाता है। इसलिए उत्तरोत्तर अवकलन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप परिवर्तन की दर तक सिर्फ संतुष्ट है, पहली बार जो परिवर्तन हो रहा है उसी तक, या परिवर्तन की भी दर आप देखना चाहते हैं कि परिवर्तन खुद किस रफ्तार से हो रहा है। ठीक है, ये फिर हर उत्तरोत्तर हर आने वाला अवकलन आपको उस अवकलन में परिवर्तन की दर की परिवर्तन की दर की परिवर्तन की दर की परिवर्तन की दर में घुसाता चला जाता है। अब आप कहां तक उस लेयर तक जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। अगला, घटकों की पदों में सदिश का अवकलन। किसी भी सदिश के अवकलन का एक अगर व्यापक तरीके से देखें तो अवकलन जो परिभाषा है वो तो ये कहती है कि किसी भी बिंदु पे अवकलन, यानी t0 पे जो अवकलन है वो ये है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये हमारी अवकलन की एक डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन हमारी ये है जो हम पढ़ते रहते हैं, यही हमारी प्राथमिक परिभाषा है। ये एफ डैश
T0 लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 F डैश F T0 प्लस डेल्टा टी। ये सीधी सीधी सी परिभाषा है कि भाई T0 पे आपने फलन का मान निकाल लिया, फिर उसके पास के किसी बिंदु पे मान निकाल लिया, दोनों में परिवर्तन निकाल लिया कि कितना परिवर्तन हो रहा है और भाग दे दिया परिवर्तन का जितना परिवर्तन आपने लिया है और उसको टेंड्स टू 0 कर दिया। बहुत अल्प परिवर्तन करने पर होने वाले परिवर्तन को नापा है, जो एक्चुअली अवकलन की परिभाषा होती है। आप क्या करते हैं, आप एक पॉइंट लेते हैं T0, उसके नियर बाय एक और पॉइंट ले लेते हैं, नियर बाय मतलब थोड़ी सी दूरी पर। फॉर एग्जांपल डेल्टा टी दूरी पर आपने एक पॉइंट ले लिया, तो ये हो गया T0 प्लस डेल्टा टी। जहां पे भी T0 होगा उसके जस्ट पास में आपका T0 प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। अब इस पे कोई तो फलन का मान होगा, इस पे कोई तो फलन का मान होगा FT0, इस पे भी कोई फलन का मान होगा। अब आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है इसकी रफ्तार क्या है, इसकी रफ्तार कितनी है, कितना परिवर्तन कितने पर आया, कितना परिवर्तन कितने पर आया, है ना, कितना परिवर्तन कितने पर आया। अगर आप कार्ड छपवाने जाते हैं दुकान के ऊपर, कोई भी विजिटिंग कार्ड है या शादी के कार्ड है, शादी के कार्ड का एग्जांपल ले लो क्योंकि नॉर्मली सबको ये तो काम घर पे आ ही जाता है कभी ना कभी, है ना। तो जब भी शादी के कार्ड छपवाने जाते हैं तो आप जाके देखेंगे कि शादी के कार्ड के जो रेट्स है वो ऐसे है कि आपने 100 कार्ड छपवाए तो वो बोलता है 1000 रुपए लगेंगे, 100 कार्ड के 1000 रुपए। तो अब ये सीधा काम नहीं करेगा, 100 कार्ड के 1000 रुपए, 200 कार्ड के वो 2000 नहीं लेगा, 200 कार्ड के 2000 नहीं लेगा, 200 कार्ड के वो बोलेगा 1700 रुपए। आप कहोगे ये कैसे, 100 कार्ड के तो लग रहे हैं 1000 रुपए और 200 कार्ड के 1700 रुपए, ऐसे कैसे। 100 कार्ड के अगर गणित, यहाँ पे गणित में क्या चेंजेस आया, यहाँ पे चेंजेस ये आया कि जब फर्स्ट टाइम आप कार्ड छपवाते हैं तो जो कॉस्टिंग लगती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्ड बनाते चले जाते हैं उसका जो पहला काम था वो हो गया, जो प्रिंटिंग के लिए उसे जो टाइप करना था वो काम हो गया, उसके लिए उसको डाई बनानी थी वो डाई बन गई, तो मोटा मोटा काम उसके पहले 100 वाले में हो जाता है। अब उसको बस रिपीट करना है, अब उसे सिर्फ रिपीट करना है, तो अगली बार उसको उतना जोर नहीं आएगा, इसलिए उसने वो 300 रुपए कट कर दिए। अगर वहीं आप 300 कार्ड छपवाएं तो वो आपको 3000 नहीं लेके हो सकता 2300 में कह देगी, 2300 में हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं कम होता चला जाता है। ऐसे मेमोरी कार्ड को ले लीजिए, SD कार्ड मेमोरी कार्ड आपने खरीदा हो तो मेमोरी कार्ड में ऐसे ही होता है, अगर आप 64 GB का ला रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपए का है, 64 GB का 500 रुपए का, 128 का 500 का नहीं आएगा, वो आ जाएगा 800 रुपए में। कारण कि अब जो प्लास्टिक लगना था जो लगना था वो तो लग गया, अब खाली कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा ही बढ़ाना है, वो डबल हो जाएगा, इसलिए उतना जितना बढ़ाना है उस हिसाब से रेट बढ़ गए। और अगली बार आप उससे भी डबल करें तो फिर अब 2000 रुपए नहीं लगेंगे, वो भी 1500 या 1300 या 1700 में आ जाएगा। तो यही होता है धीरे धीरे आपकी जो परिवर्तन है वही आप देखना चाहते हैं कि भाई कितना परिवर्तन हमें होगा। अगर मैं डेल्टा टी चेंजेस करूं, मतलब मैं 100 कार्ड छपवा रहा था, 100 कार्ड छपवा के अगर 101वां कार्ड छपाऊं तो रेट में कितना चेंज आएगा। ये ये रहा आपका 100 कार्ड के पैसे और ये रहे आपसे 101 कार्ड के पैसे, और फिर आपने देखा कि कितना चेंज आ रहा है, एक कार्ड के साथ कितना चेंज आ रहा है। अब ये देखेंगे कि हर कार्ड के साथ ये चेंज हो रहा है। 101वें कार्ड पे अलग रेट लग रहा है, 201वें कार्ड का अलग रेट है ना, 500 नहीं, ये अभी 256 का आता है। मैंने अभी आज अभी SD कार्ड वाली घटना इसलिए सुनाई कि मुझे भी अभी SD कार्ड मैंने मंगवाया, तो 256 का मैंने मंगवाया, 1700 1750 रुपए लगे, 1750 हाँ 1750 के आसपास लगे हैं 256 के। तो इसका मतलब है कि इसको अगर आप पीछे चलाओ तो 500 रुपए के आसपास वो रहेगा। और जबकि मैंने तो अच्छी स्पीड वाला मंगवाया है, क्योंकि मुझे तो स्पीड भी चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने सैमसंग वाला जो है वो 160 वाला, 160 जिसकी स्पीड होती है ट्रांसफर स्पीड, वो मंगवाया था, जो कि वो शायद कॉस्टली भी ज्यादा होता है। तो ये F डैश ये हो गया, ये परिवर्तन की आपकी दर हो गई, इस तरीके से निकालते हैं। अब ये चीज तो आपको ओवरऑल तो दिख गई। अब अगर इसी को आप वहां जाके देखना चाहें, एक एक घटक पे जाके देखना चाहें, तो बिल्कुल आप एक एक घटक पे जाके भी देख सकते हैं। हर घटक पे यही हो रहा है, हर घटक पे यही हो रहा है। आ जाओ घटकों पे चलते हैं। सेम चीज घटकों पे घटित हो रही है, पहले घटक पे भी आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। ये आपका F1,
ये पहले घटक पे घटना घटित हो रही है, देख रहे, ये पहले घटक पे आई प्लस दूसरे घटक पे एक एक घटक में चेंज आ रहा है, एक एक घटक में ये रूल लग रहा है, हर घटक पे, तो हर घटक में चेंज आ रहा है। आप जो अवकलन कर रहे हैं, एक्चुअल अवकलन जो है वो घटकों में चेंज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को अगर आप समझो। मान लीजिए आपको सब्जी को बेहतर बनाना है तो आपको कंपोनेंट्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको सब्जी को अच्छा बनाना है, मान लीजिए बहुत अच्छी सब्जी बनानी है, तो आपको क्या करना होता है, पूरी सब्जी को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको सब्जी के कंपोनेंट्स को चेंज करना होता है। धीरे से थोड़ा स्लो मोशन होकर समझो कि अगर आपको सब्जी अच्छी बनानी है तो कैसे अच्छी करोगे उसको। सब्जी एक चीज है लेकिन वो बनी एक चीज से नहीं है, वो कई कंपोनेंट से बनी हुई है। उन कंपोनेंट को चेंज करोगे तब जाके आपकी सब्जी चेंज होगी। ओवरऑल सब्जी को चेंज नहीं किया जा सकता, सब्जी को नहीं बदला जा सकता, उसके कंपोनेंट्स को बदला जा सकता है, और कंपोनेंट्स को बदलने से सब्जी बदलती है। कंपोनेंट्स को बदलने से सब्जी बदलती है, समझ रहे। अगर मैं कंपोनेंट्स को नहीं बदलूंगा, जैसे अध्यात्म वाले हैं, अध्यात्म जैसे फिर से वही एग्जांपल आ जाएगा, अध्यात्म वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये जो आपके 5 तत्व है इन्हीं को ही एडजस्ट कराने की, सेट कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्चुअली कंपोनेंट चेंज होंगे तो आप में चेंज आएगा। अगर आप सोचो कि बाहर से मेरे में अचानक ही कोई चेंज आ जाए तो नहीं आ सकता, ओवरऑल मेरे में चेंज नहीं सब्जी में चेंज नहीं आ सकता जब तक उसके कंपोनेंट में चेंज नहीं लाओगे। तो कंपोनेंट्स को बदलने से सब्जी में चेंज आएगा। आपने नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, मिर्ची ज्यादा डाल दी, मसाले ज्यादा डाल दिए, या थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया, ये जो भी आप वहां करेंगे, हर कंपोनेंट में जो भी बदलाव करेंगे ओवरऑल वो सब्जी में दिखाई देगा। वो कोई भी कंपोनेंट में किया गया बारीक से बारीक बदलाव ओवरऑल सब्जी में नजर आएगा, है बस वही। हर चीज कंपोनेंट का रूल यही होता है। अब आप दिखती वो एक है, रिपीट कर, दिख रही एक है कि सब्जी एक है, लेकिन वो एक नहीं है, वो सम ऑफ कंपोनेंट्स है। और अगर कुछ भी सब्जी में कोई भी बदलाव आया है, मान लो सब्जी अच्छी नहीं लगी, तो निश्चित तौर पे कोई कंपोनेंट बिगड़ा है, कोई कंपोनेंट बिगड़ा है। अगर सब्जी अच्छी हुई है इसका मतलब सारे कंपोनेंट सही सही सेट हुए। यही कंपोनेंट्स का खेल होता है। तो ओवरऑल जब भी चेंज होता है तो वो कंपोनेंट बेस पे ही होता है, ठीक है ना। ओवरऑल दिखता यहाँ है, दिखता आपको यहाँ है, लेकिन होता। तो जब आप कहते हो कि सब्जी खराब बनी है, इसका मतलब क्या है। अगर आप कहो कि सब्जी खराब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई कंपोनेंट ऐसा है जो अनबैलेंस हुआ है, यही है। सब्जी तो खराब हो ही नहीं सकती, सब्जी तो एक चीज दिखाई दे रही है, वो एक है ना। बोलने में अगर मैं ये बोलूं सब्जी को नमक, चीनी, पानी, ये सब्जी, तेल, ऐसे बोलूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बजाय है कि आपने उस सारे सिस्टम को एक नाम दे दिया सब्जी, ताकि बोलने में आसानी हो। लेकिन एक्चुअल में वो एक है नहीं, वो बहुत सारे कंपोनेंट का जोड़ है। तो जब आप कहते हो कि सब्जी खराब बनी है, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि कोई कंपोनेंट ऐसा है जो अनबैलेंस हो है, मतलब कम या ज्यादा हुआ है। कम हुआ तो भी बिगड़ा होगा, ज्यादा हुआ है तो भी बिगड़ा होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात में। अब ठीक है, जो सब्जियों में भी गणित है, गणित में तो क्यों ही हूँ, गणित हर जगह गणित है, कठी चले जाओ, कोई जगह चले जाओ जठे गणित ना मिल रहा है, इसी कोई जगह ही को नहीं। बस ठीक है, हम सोच नहीं पाए वो हमारी प्रॉब्लम है, वरना अगर सोच पाए तो गणित भरी पड़ी है हमारे जीवन में, हर जगह जाएंगे वहां गणित गणित चलती रहती है। अचर सदिश का अवकलन, अगर कोई सदिश अचर है तो उसका अवकलन, पहले तो अचर सदिश को परिभाषित कर लेते हैं। नहीं वही तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यही तो आप लोगों को समझना होगा, यही वो है जो पैसा बनाता है, यही वो चीज है जो पैसा बनाता है। ज्ञान आपके पास है, प्रकृति आपके पास है, अब ये ज्ञान प्रकृति के साथ आप कैसे मिलाते हैं, अपने ज्ञान को प्रकृति के साथ आप कैसे मिलाते हैं और कितने बढ़िया तरीके से मिलाते हैं, ये पैसा है, इसी का नाम पैसा है।
ज्ञान सबके पास है, कोई एमए करके बैठा है, एमएससी करके बैठा है, ज्ञान लेके बैठा ही है, ज्ञान तो लिए ही होगा। प्रकृति भी आपके सामने। अब प्रकृति और ज्ञान को मिलाना ही तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप मिलाते हैं। अच्छा, आप सोचो कि मैं किसी से पूछ लूं, अम्मी जी ने फोन कर पूछ लूं कि सर ये वाला ज्ञान लिया है, ये प्रकृति कैसे काम ले, तो ये काम लेने के बाद अब इसकी कोई कीमत नहीं रही। अब इसकी कोई कीमत नहीं रही, क्योंकि अमित जी जो आपको बता रहे होंगे वो पहले से इस प्रकृति पे आ चुका होगा, और पहले से आ चुका होगा तो इस चीज को लोगों ने पहले ही कैश कर लिया होगा, पहले ही कैश कर लिया होगा, पहले पैसे उठा लिए होंगे इसके। तो आपको अपना कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो आपको किसी और से कोई नहीं बता सके, है ना। ए आर रहमान अगर वो धुन बनाए, पहले और वीडियो सुन ले कहीं से और उनके वीडियो की धुन खुद बना दे, तो ए आर रहमान को कितना पैसा देगा? सोचो, क्या इस बात के पैसे ए आर रहमान को मिलेंगे अगर वो किसी और की धुन सुन के उसको ऐसे चिपका के चला दे? तो नहीं चलेंगे, कारण कि वो सेकंड कॉपी के पैसे कभी भी नहीं मिलते। जीरोक्स कॉपी के, एक किताब है वो 500 की है, ठीक है, या 5,000 की है, या मान लीजिए ओरिजिनल व्यक्ति की बात कर लेते हैं, शाहरुख खान है, ओरिजिनल शाहरुख खान है, एक मूवी के कितने लेता होगा? 10 करोड़ 20 करोड़, एग्जैक्टली मुझे कोई आइडिया नहीं, मान लो वो 50 करोड़ लेता होगा। शाहरुख खान 50 करोड़ लेता होगा, अगर शाहरुख खान का कोई डुप्लीकेट आ जाए, शाहरुख खान 50 करोड़ लेता है, शाहरुख खान का डुप्लीकेट आ जाए, नकली शाहरुख खान, कितने पैसे लेंगे? कितने देंगे उसे डायरेक्टर? डायरेक्टर से कितना देगा? तो मुश्किल से आपको लगेगा कि 500 भी देने में वो कतरा रहा है ना, 500 भी कौन दो, और मिल जी, कॉपियां तो और भी मिल जी, 500 लेना है तो बात कर। और वहां 50 करोड़ देने में उसे कोई शक नहीं है, ओरिजिनल कॉपी के 50 करोड़ दे रहे हैं, और डुप्लीकेट कॉपी के 500 में भी आनाकानी कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, बोले नहीं 500 ही दूंगा, वो बोले यार 550 दे दो, नहीं नहीं 500, और वो भी तो काल आए तो 400 ही दूंगा, आ जाए तो 500 दे रहे हो। तो समझ रहे हो कि डुप्लीकेट के क्या है। तो वही है वो जो ज्ञान, एक आपके अद्वितीय ज्ञान के पैसे मिलते हैं, जो अद्वितीय ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ आपने ही अर्जित किया है, किसी और ने नहीं किया, इसी बात के पैसे, और किसी चीज के पैसे नहीं। तो अचर सदिश का अवकलन, अगर कोई सदिश अचर है, अचर है कैसे कहते हैं? अचर सदिश ऐसा होता है जिसकी दिशा भी अचर हो, जिसका परिमाण भी अचर हो, दोनों अचर हो, दिशा भी फिक्स रहे कभी ना बदले, दिशा भी फिक्स रहे जो कभी ना बदले, परिमाण भी कभी ना बदले, यानी टी पे डिपेंड ही ना करे, टी पे दोनों ही डिपेंड ना करे, टी पे ना तो परिमाण डिपेंड करे ना दिशा डिपेंड करे, तो उसको कहते हैं अचर सदिश। अचर सदिश या कांस्टेंट वेक्टर, ऐसा वेक्टर, दोबारा से रिपीट करूं, उसकी दिशा नहीं बदलेगी, दिशा एक ही बनी रहेगी, और मात्रा भी एक ही बनी रहेगी, जब तक जिंदा रहेगा एक ही दिशा में चलता रहेगा, और मात्रा भी कभी चेंज नहीं होगी, मात्रा भी एक ही आएगी, एक ही मात्रा, एफ डैश टी, जो उसका उसका जो परिमाण है वो कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स रहेगा, जितना आ रहा है सदियों सदियों तक वही आता रहेगा, दिशा वो भी फिक्स आती रहेगी, वो भी कभी नहीं बदलेगी, इसका मतलब है कि अचर सदिश है। अब अचर सदिश अगर किसी भी अचर सदिश का अवकलन करे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि वो टी पे डिपेंड ही नहीं करता, टी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो उसका अवकलन जीरो सदिश होगा, क्योंकि ना तो उसका परिमाण और ना ही, नहीं ऐसा नहीं है, जब आप ये वैल्यू निकालते हैं तो पता चलता है एग्जैक्टली, ये जो वैल्यू निकालते हैं ना तो पता चलता है कि भाई कैसा है, तो डी एफ टी ओवर डी टी बराबर जीरो आएंगे, तो जब आपका अवकलन करने पर जीरो आए तो समझ जाओ कि वो एक अचर सदिश है। तो इसको दोनों साइड से सत्य है कि अगर किसी का अवकलन जीरो आता है, या फिर किसी का परिमाण और दिशा दोनों अचर है, तो उसका अवकलन जीरो होगा, अवकलन जीरो है तो वो फिर अचर सदिश होगा, दोनों साइड से ये बात सत्य है, ठीक है। आगे सदिशों के अवकलन सूत्र, अब थोड़े सूत्र बनाते हैं,
देखो, एक तो कोई नए सूत्र नहीं है, वही सूत्र है जो आपके पुराने वाले हैं, सारे के सारे पुराने सूत्र जो आप अवकलन में सूत्रों का यूज करते हैं, सूत्र वही रहेंगे। कोई भी नया सूत्र हम नहीं बना रहे, अवकलन वही है पुराने वाला, है ना। सूत्र वही, सोच नहीं, बस इतना ही है ना। पुराने सूत्र, नई सोच। सोच नहीं है कि आज हम अब सदिशों का अवकलन करें, बस इतना ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बदले। बाकी फॉर्मूले वही है, एक्स की पावर एन का अवकलन, एन आगे आ जाएगा, है ना। कोई भी अवकलन का फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं। टी की पावर एन, एन आगे टी की पावर एन माइनस वन, ई की पावर टी का ई की पावर टी, कॉस टी। तो ये जो आपके पुराने फॉर्मूले वो ही सारे चलते रहेंगे, ठीक है। ये सारे चलते रहेंगे। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो होती है जो ह्यूमन होते हैं, हम इंसान जो होते हैं, हमारे पास हमेशा सोचने के नए तरीके होते हैं। आप बंध जाते हैं, अगर एक सोच में बंध जाते हैं तो ये सबसे गलत चीज है। ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है कि यहाँ पे पूर्ण सही कोई चीज नहीं है। सही का एक रूप है, सिर्फ सही का एक रूप है। अगर आप मान लीजिए आप किसी पंथ से, धर्म से, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं, तो वहां पे जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सत्य का एक रूप है। वो सत्य का एक रूप है। जब आप दूसरी जगह जाएंगे, अब प्रॉब्लम ये होती है कई बार आप चीजों को पूर्ण सत्य मान लेते हैं। पूर्ण सत्य का मतलब आप मानते हैं बस यही जो बताया जा रहा है यही एकमात्र सत्य है, इसके बाहर कोई सत्य नहीं है। सत्य इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि उसके बहुत सारे रूप है, बहुत सारे रूप है। जो आपको पढ़ाया गया, जो आपको बताया गया, या आपने जो अभी तक जाना है, वो सत्य का सिर्फ एक प्रतिरूप है, एक प्रतिरूप है। जैसे बाजार में आप गए और आपने जाके आम लेके आए, और एक प्रकार के आम लेके आए, तो आप ये सोचो कि दुनिया में सिर्फ एक प्रकार के ही आम होते हैं, तो गलत हो गया। वो जो भी आप अभी लेके आए, जिस टाइप का भी लेके आए हैं, है ना, तो वो जैसे लंगड़ा आम लेके आए, तो लंगड़ा आम एक प्रकार का आम है। और भी दुनिया में बहुत से प्रकार के आम चलते हैं, आपके आमों में ये एक वेराइटी है। और आपने इसको पूर्ण सत्य मान लिया, आपने मान लिया बस ये जो आम है, सारी दुनिया में यही आम बिकता है और सारे लोग यही आम खाते हैं, वो गलत हो गया। आपने जो खाया वो आम था, कोई दो राय नहीं। लेकिन बाकी जो लोग खा रहे हैं वो भी आम खा रहे हैं, और दूसरे प्रकार के आम खा रहे हैं। उनके टेस्ट अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा स्वाद अलग हो सकता है उनका, अलग मतलब खाने का तरीका अलग हो सकता है उनका, थोड़ा डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट उनमें मिलेगा ही मिलेगा। वही बात है कि जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक तरीका है। जैसे अवकलन की बात करता हूँ, अभी आप ये सोचिए कि अवकलन एक है, नहीं, अवकलन एक नहीं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ वन टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, एक प्रकार का अवकलन है। लोगों का दिमाग खुला, और दिमाग खुला बोले यार अवकलन यही क्यों, परिवर्तन की दर इसको ही क्यों बोलते हैं। बिल्कुल दिमाग में आता होगा यार, यही कोई परिवर्तन की दर का, परिवर्तन की दर का एक तरीका है ये नहीं है कि ये एकमात्र तरीका है, मतलब स्वर्ग जाने का एक तरीका ही नहीं है, बस यही एक तरीका है जो स्वर्ग पहुंचाता है ना, और भी तरीके हैं। तो सेम वही कहानी है कि अवकलन के और तरीके, एक और अवकलन है जिसे कहते हैं, जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हैं उसमें एक डिफरेंशिएशन और आता है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिफरेंशिएशन। और एक बड़ा सुंदर अवकलन जो है वो इजाद किया गया। अभी तो बहुत से प्रकार के अवकलन चलते हैं, बहुत से प्रकार के अवकलन चलते हैं। फिर आपको ये वाला क्यों पढ़ाया जाता है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले कोर्स में ये आया था, और आपको वो पढ़ाया जाता है जो सबसे पहले आया था, ताकि फिर आप उसके आधार पर तय कर सकेंगे और किधर किधर चेंज हो सकता है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा अवकलन बनाया था जिसे मल्टीप्लिकेटिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, और वो इस तरीके से डिफाइन किया गया था। एफ डैश की जगह, अब डैश की जगह कुछ और नाम देना था, तो उन लोगों ने स्टार नाम दे दिया, क्योंकि डैश नाम तो बुक हो चुका, स्टार नाम दे दिया। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एफ टी प्लस डेल्टा टी बटा एफ टी की पावर एक बटा डेल्टा टी। आपको अजीब लगेगा, ये भी अवकलन है, ये भी अवकलन है। जैसे आप जो अवकलन पढ़ते हैं उसे न्यूटन का अवकलन कहा जाता है, न्यूटोनियन डिफरेंशिएशन या न्यूटोनियन कैलकुलस, न्यूटन की कैलकुलस। और ये एक दूसरे प्रकार की है। सेम वे इसमें भी आप परिवर्तन की दर ही निकालते हैं, इसमें भी परिवर्तन की दर है भैया, उसको कैसे भी तो नापा जा सकता है। एकमात्र तरीका थोड़ी है नापने का, एकमात्र तरीका थोड़ी है नापने का कि बस यही एक तरीका है आप इसको ऐसे ही नापोगे। हजार तरीके हैं आपके पास चीजों को नापने के। चलो,
इसे नहीं समझ में आया तो यहां से बात करते हैं। ये 2 पॉइंट्स है, इनके बीच की दूरी कैसे कैसे नापी जा सकती है? इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे कैसे नापी जा सकती है? 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कितने तरीकों से नापी जा सकती है? 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कितने तरीके से नापी जा सकती है? नहीं, बोला अनंत तरीके से नापी जा सकती है। जो आप नापते हैं वो एक तरीका है, जो हम नापते हैं वो एक तरीका है। एक तरीका ये है दूरी नापने का, सीधी डायरेक्ट। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यूं नहीं नापूं और मैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये ऐसे नापूं। 2 तरीके। तीसरा तरीका भी हो सकता है, मैं ऐसे भी नाप सकता हूं ये दूरी, ऐसे भी नाप सकता हूं, ऐसे भी नाप सकता हूं, ऐसे भी नाप सकता हूं। 2 बिंदुओं के बीच में दूरी नापने का तरीका मुझे डिफाइन करना है कि मैं कैसे नापूं। और मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं वैसे चाहूंगा जैसे मुझे नापना है। अगर एक बात बताइए, चलिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बीकानेर और जयपुर के बीच की दूरी कैसे नापी होगी? ऐसे नापी जाती है। ये रहा बीकानेर और ये रहा जयपुर। क्या दूरी ऐसे नापते हो आप? जब भी आप गूगल मैप पे जाते हो और गूगल मैप पे आप बीकानेर से, मान लीजिए जयपुर जा रहे हैं, मैं बीकानेर का हूं इसलिए बीकानेर के हिसाब से बता रहा हूँ। बीकानेर से मुझे जयपुर जाना है और गूगल मैप पे मैं दूरी देखता हूँ और गूगल मैप मुझे बताता है 350 किलोमीटर है। तो ये 350 किलोमीटर कौन से? एकदम सीधा लोगों का घर का मायने से निकल जाओ, दीवारा तोड़ता हुआ। हाईवे हो चाहे ना हो, हाईवे हो या ना हो, सीधा दीवारा तोड़ता हुआ, घर का माइनस है, खेत में से होता हुआ, जांट्या है ना, पुल पाल तोड़ता हुआ सीधा निकल जाओ डायरेक्ट जयपुरा जी। वो तो कोनी होना किया हुआ है। बात दूरी क्या ना पड़ी हुआ है कोजा तरीका से, इया अयार अयार इयार 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 आ है 321 किलोमीटर या 350 किलोमीटर। तो दूरी तो इया ना पड़ी है। और अपन तो बताए दूरी इया नापी जावे, अपन तो बताई ना दूरी इया नापी जावे, तो दूरी इया ना पेड़े बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी नापने का एक तरीका नहीं होता। आप जब बोर्ड पे नापते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन से नापते हैं। जब आप बोर्ड पे होते हैं, बोर्ड समतल होता है, तो आप स्ट्रेट लाइन से नापते हैं। लेकिन जब 2 शहरों के बीच की दूरी नापते हैं तो सड़कों से नापा जाता है। जैसे सड़कें चलती है उस तरीके से नापा जाता है, जैसे सड़कें चलती है वैसे नापा जाता है। तो वहां पे नापने का तरीका अलग हो गया। अलग हो गया नहीं हो गया? बैठे बैठे ही कह दिया, 2 तरीके तो हो गए। और कई सड़कें ऐसी बनी है, किसी शहर के बीच में अलग तरीके से सड़कें बनी होगी, किसी शहर 2 शहरों के बीच में अलग तरीके से सड़कें बनी होंगी। यानी आपको दूरी नापने के आपके पास अनंत तरीके हैं। अनंत तरीके से हम दूरी नापते हैं। तो बात समझ में आई ये बात कि ये जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप समझ रहे हैं अभी, वो सिर्फ सत्य का एक प्रकार है, पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य नहीं है, वो एक प्रकार है कि भाई दूरी, जो आप जिसको दूरी बोलते हैं, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। इसलिए कभी भी रिजिड मत हो जाओ अगर चीजों के ऊपर कि भाई जो मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे पता है, बस यही एक परिपूर्ण है। ये तब तक है जब तक आप मूर्ख हैं। अगर आप मूर्ख हैं तो आपको दुनिया एक नजर आएगी। लेकिन आप जैसे ज्ञानी होंगे आपको समझ में आएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो एक व्यू है, इसके हजारों व्यू हो सकते हैं और हर कोई सत्य होगा। आप हाथी के पीछे खड़े हो जाइए, आपको हाथी अलग दिखेगा। आगे खड़े हो जाइए, हाथी आपको अलग दिखेगा। साइड में खड़े हो जाइए, हाथी अलग दिखेगा। इधर खड़े हो जाइए, हाथी है। अगर आप एक ही जगह खड़े रहेंगे तो आपको हाथी की परिभाषा, आपकी बड़ी खराब परिभाषा, कमजोर परिभाषा बन जाएगी। सोचो आप पीछे खड़े हो हाथी के और जीवन भर पीछे खड़े रहते हो, तो आपके लिए हाथी मरने दम तक वो रहेगा जिसकी छोटी सी पूंछ होती है। देखो कितनी घटिया परिभाषा के साथ आप मरे, इस दुनिया में आए और छोटी सी हाथी की पूंछ के साथ चले गए। आपने हाथी को इतना समझा, वो हाथी वो होता है जिसकी छोटी सी पूंछ होती है। माड़ो है ना, भयंकर है ना। वो जो काम हुए मतलब कि मतलब अति महंगी जिंदगी और खाली पूंछ समझ में आई पर भी नहीं पूरो। और दिक्कत क्या थी, है ना, दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जिसने भी ये माना प्रॉब्लम उसकी थी, उसने जगह ही चेंज नहीं की। वो बटा पीछे खड़े हो भी पूंछ नहीं पुख्ता कर लियो, बस आ ही है वही आती, मान लो आती तो वही है। फिर दिक्कत है, नहीं तो थोड़ा बहुत घूमता फिरता तो पूरो हाथी दिखतो। वो मनी को नहीं बोला नहीं तो मेरो सत्य तो वही है। मैं यही तो प्रॉब्लम, लड़ाई क्यों है? लड़ाई इस वजह से हुई है कि आप अब एक जनो हाथी के आगे खड़े हुए और एक हाथी का पीछे खड़े हुए। एक बोल रहे हाथी वो है जगह की छोटी सी पूंछ है, एक है ना एक लंबी सी है सूंड, 2 बड़ा बड़ा दांत है। वो झूठ बोले तू, देख मन दिख है वो, देखा पूंछ आ रहा है और बिना अगलन, अब अगलन पूंछ कौन दिखनी और पिछला ने सूंड कौन दिखनी।
और दोनों आपस में तलवारा काट ली, आ जा मैं मार डालूं तने, मैं ही सत्य हूं, मेरो ही सत्य पूर्व है, दिक्कत आए जद लड़ मरे। और अगर तीसरा आदमी देखे कि देख कितना गेल सप्पा है, जगह ही बदल देख लो, ठापड़ जी थाने, वो भी सत्य है वो भी सत्य है, सत्य का ये दो बड़ा रूप है ये। तो बढ़िया बेटर चीज है कि यही मैं समझाना चाहता हूँ। इस एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको समझाऊं कि अवकलन सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, जो आप पढ़ते हैं वो भी एक अवकलन है, वो भी परिवर्तन की दर है, और परिवर्तन की दर को नापने के हजारों तरीके, हजारों तरीके, उसमें से एक तरीका ये है। अभी एक बहुत सुंदर रिजल्ट था कि हमारे यहाँ के एक मैथमेटिशियन थे जिनका, हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है यार, हमारे यहाँ का कोई नहीं हुआ ऐसे, मूल भारतीय हुए, तो लास्ट फील्ड मेडल मिला था, उसमें एक हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था अक्षय वेंकटेश, अक्षय वेंकटेश। जिनको फील्ड मेडल दिया गया था, इंडियन ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के, इनको फील्ड मेडल दिया गया था। फील्ड मेडल बहुत रिपोर्टेशन है क्योंकि 4 सालों में एक बार दिया जाता है, और 40 साल से कम लोगों को ही दिया जाता है, युवाओं को मन को मिल सके। मैं पार कर गया माड़ो काम है, मारा भयंकर माड़ो काम हो, मन तो कौन मिला, मैं 40 पार कर गया, अरे छूट गयो यार, कोई ना अगली जीवन में ट्राई कर। तो आज 40 से कम का उम्र में मिला है, जब 40 से आप छोटे होते हैं तो आपको ये प्राइज मिलता है। और अक्षय वेंकटेश जो थे वो इंडियन ओरिजिन से थे, इंडियन नहीं थे, क्योंकि लगभग लगभग जितना भी हुआ ब्रेन ट्रेन हो जावे, बटी सेट हो जावे, नाम नूम बढ़ा कर ले, फिर सिर्फ मूल भारतीय रेवा, बाकी सब चेंज हो जावे। तो अक्षय वेंकटेश ने भी ऐसा ही किया था। रिमान हाइपोथेसिस के नाम से एक हाइपोथेसिस है जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र भी कर दिया, ज्यादा तो नहीं जाऊंगा। रिमान हाइपोथेसिस बहुत लंबे समय से इसके ऊपर काम चल रहा था, और चल रहा है सदियों से, लोग इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ या डिसप्रूफ ये दोनों के लिए ओपन है। और इसके ऊपर जो क्ले इंस्टीट्यूट है उसने 1 करोड़ $1 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है कि भाई कोई भी इसको सॉल्व करेगा तो $1 मिलियन उसको मिलेंगे। और बात $1 मिलियन की नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो बहुत डिफिकल्ट है, तो लोग इसको तरह तरह से अलग अलग एंगल से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्लासिकल एंगल है वो सदियों से चल रहा था, लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। अक्षय वेंकटेश ने एक नया एंगल दिखाया, एक ऐसा एंगल दिखाया जो पहले कोई नहीं देख पाया था, और इसको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया। एक पहली बार ऐसा माना कि अच्छा हो यार, हम तो कितने दिनों से एक ही पूंछ पकड़ के बैठा। मैंने कहा ना कि कोई एक आएगा जो आपको एक रूप और दिखा जाएगा कि देखो ये भी एक दुनिया में एक और विकल्प है। आपको तब तक यही लगता रहेगा कि बस यही है और यही अपने आप में पूरा है, लेकिन फिर कोई आता है जो आपको दूसरी चीज दिखाता है। तो अक्षय वेंकटेश को जो फील्ड मेडल मिला, वैसे फील्ड मेडल बहुत सारी चीजों में काम करने से मिलता है, इनको बहुत सारी चीजों में काम करने से मिला है, लेकिन उसमें से एक रिमान हाइपोथेसिस को नए तरीके से, नए तरीके से काउंटर करने के लिए मिला। उन्होंने एक कम से कम 100 पेजेस का एक पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, इसी के ऊपर था, कॉन्वेक्सिटी ऑफ रिमान हाइपोथेसिस। तो उसमें उन्होंने उसको एक अलग तरीके से, इक्वी डिस्टेंस के नाम से वो टॉपिक था, और एक अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को उन्होंने नए तरीके से, एकदम क्लासिकल तरीका उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि क्लासिकल तरीका बहुत लंबे समय से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। इसका मतलब उन्हें लगा कि ये वो रोड है जो आगे जाके बंद हो रही है, अगर इस रोड पे हम ज्यादा दिन चलेंगे तो ये बंद ही रहेगी, इससे बेहतर है कि कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, जो जिसके लिए फिर उन्हें आगे जाके फील्ड मेडल मिला। तो यही चीज है कि अब तक कोई नहीं सोच पाया, वो एक ही चीज को पकड़ के बैठे थे। अक्षय वेंकटेश आए, उन्होंने एक नया विकल्प दिखाया और एक नया आयाम खोल दिया, अब लोग उस पर चल रहे हैं, और हाइपोथेसिस में एक अच्छी प्रोग्रेस भी देखें। हाँ, प्रूफ नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक झटके में कोई रात को बैठेगा और सुबह तक प्रूफ ले दे देसी, सदियां लागे यहाँ कमाए, क्योंकि प्रॉब्लम भी ऐसी है जिसने सदियां खाई है, तो सॉल्व करने में भी सदियां लगेंगी। तो धीरे 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 हम प्रोग्रेस को नाप सकते हैं कि इतनी प्रोग्रेस होगी, इतनी प्रोग्रेस होगी, ऐसा चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में सॉल्व भी हो जाए। तो वही है कि एक नया आयाम दिखाया, जैसे मैंने भी दिखाया कि ये अवकलन एक नया प्रकार का। इस अवकलन की खास बात पता क्या, इस अवकलन की कमाल की बात क्या है, नॉर्मली क्या होता है जब आप अवकलन करते हैं, ये वाले अवकलन में मैं स्टार लगाऊंगा, स्टार का मतलब ये वो खास वाला अवकलन है। इस खास वाले अवकलन की एक खास बात ये है कि अगर दो फलन गुणा में है तो आप इनका अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। एफ का अलग अवकलन गुणा, जैसे हमारे यहाँ गुणा में दिक्कत होती है ना, गुणा में सिर दुखन लग जाए, एक छोड़ो और एक करो और एक छोड़ो एक करो, इसमें ये नहीं होता, इसमें ये नहीं होता। इसमें बहुत सुंदर चीज होती है कि इसमें अगर गुणा में है और गुणा में यार भाग में है तो आप अलग अलग अवकलन करके गुणा कर सकते हैं।
अलग अलग अवकलन करके गुणा कर सकते हैं, यही भाग के लिए। अलग अलग भाग करके अवकलन करो या अलग अलग अवकलन करके भाग दे दो। तो मतलब जो हमारे अवकलन में जो दिक्कत है वो इसको मल्टीप्लीकेटिव डिफरेंशिएशन का है, क्योंकि गुणा के साथ बड़ा सॉफ्ट है ये, गुणा और भाग के साथ बहुत सॉफ्ट है। हाँ, जोड़ और बाकी के साथ थोड़ा सख्त है, जोड़ बाकी के साथ इसको मामलो बड़ो बिगड़ जावे, लेकिन एक साके ठीक है जी। आप पला को जोड़ो और बाकी के साके तो चौक है, अलग अलग कर दो अवकलन आराम से हो जावे। गुणा और भाग के साके शान ले लेवे, ओ गुणा और भाग के साके ठीक है, जोड़ और बाकी के साके थोड़ा हार्ड है। तो ये अलग है सोचने का, ठीक है ना। जमी बात, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो सदिशों का योग और अंतर, दो सदिशों का योग और अंतर, तो योग करना है और अंतर करना है, उसका अवकलन कैसे करोगे आप। तो मान लीजिए दो सदिश है, एक एफ ले लो और एक जी ले लो, दोनों के बीच में या तो प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, और हमें अवकलन करना है, तो कोई ना अलग अलग करके अवकलन कर दो और फिर जोड़ लो और घटा लो, अवकलन करके जोड़ लो घटा लो। अलग अलग जोड़ लो और घटा लो और अवकलन कर लो। जोड़ और गुणा में, और भाग और गुणा वाले भी नियम वही है, भाग और गुणा वाले भी वही है। लेकिन सदिशों के मामले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इनकी गुणा नॉर्मल गुणा नहीं होती, इनकी जो गुणा होगी वो या तो डॉट गुणा होगी या क्रॉस गुणा होगी, क्योंकि दो सदिश है ना, सदिश नॉर्मल गुणा तो करेंगे नहीं, सदिश नॉर्मल गुणा तो करते नहीं है, वो जो करते हैं वो या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है, तो डॉट या क्रॉस इस पे अप्लाई होगा। आ जाओ, सदिश के अचर गुणज का अवकलन, अगर किसी सदिश का कोई गुणज अगर अचर है तो कैसे अवकलन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपका कोई सदिश फलन है, वो ए से गुणा हुआ है, इस तरीके से। तो ये बेसिक नियम ही है, वो पुराने वाले ही हैं, बस मैंने कहा था नियम वही है पुराने, सोच नहीं है बस। कि मान लीजिए आपका कोई सदिश फलन है, वो किसी ए से गुणा हो रहा है, तो ए अवकलन में भाग नहीं लेगा, अचर होगा वो बाहर आ जाएगा, अवकलन सिर्फ फलन का होगा, जैसा कि पहले होता था। तो ये पहले वाला सही नियम है, बस एक पढ़ना जरूरी है कि भी सारे पता हों कि सदिशों में कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी अगर अभी ये देखो तो ये तो वही है, सेम वही है ना। हल्का तो चेंज है, देखो ये मतलब बिल्कुल एकदम जिक्टो सेम है नहीं, क्योंकि ये सदिश है वो अदिश है, सदिश है घटकों से बने हुए हैं, इनकी दिशा होंगी, इनका परिमाण होगा, डैश डैश डैश, इनका अपना खुद का विज्ञान है वो है। लेकिन ठीक है, अवकलन वाली सोच एक जैसी है, अवकलन वाली सोच एक जैसी है। तो अगर प्लस में है दो फंक्शन और दोनों सदिश फलन है, उनके बीच में प्लस माइनस है, तो आप अलग अलग अवकलन करके उनको जोड़ या घटा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई अचर उनके साथ गुणा है और फलन है, तो ए आपका बाहर आ जाएगा, अवकलन सिर्फ एफ का होगा। ऐसे ही अगर दो सदिश हम ले और उनकी गुणन करें, तो दो सदिशों के गुणन में या तो डॉट गुणा होती है और या फिर क्रॉस गुणा होती है, क्योंकि सदिश नॉर्मल गुणा तो करते नहीं है, नॉर्मल गुणा तो नॉर्मल नंबर करते हैं, जैसे दो और तीन, दो और तीन की गुणा करोगे तो वो नॉर्मल गुणा होगी, दो गुणा तीन छह। लेकिन सदिशों में जब भी गुणा होगी, या तो वो डॉट गुणा होगी या वो क्रॉस गुणा होगी, तो डॉट गुणा या क्रॉस गुणा। सदिशों का गुणन या मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, क्योंकि सदिशों में हम ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन कहने के बजाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास दो प्रकार के हैं, दो सदिशों के लिए दो प्रकार हैं, एक है आपका अदिश गुण यानी स्केलर प्रोडक्ट, एक है आपका सदिश गुण। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आपके दो फंक्शन, एक एफ ले लेता हूं और एक जी ले लेता हूं, तो एफ डॉट जी क्रॉस गुना होगा तो एफ क्रॉस जी का होगा।
तो इन दोनों का अवकलन कैसे होगा? जब आप अवकलन करने जाएंगे तो अवकलन कैसे होगा? डॉट गुणा में होंगे तो अवकलन कैसे होगा, और क्रॉस गुणा में होंगे तो अवकलन कैसे होगा? तो पहले डॉट गुणा ले लेते हैं। अवकलन तो भी ही उसी, सिर्फ नाम को फर्क है। डॉट गुणा है तो डॉट गुणा बची रहनी चाहिए, अवकलन भी होना चाहिए, मतलब अवकलन का भी सम्मान रखना है, डॉट गुणा का भी सम्मान रखना है। तो अब सोचो कि डॉट गुणा भी बची रह जाए और जो अवकलन करता है वो भी हो जाए, दोनों के दोनों का सम्मान बना रह जाए। तो अवकलन जब गुणा में होते हैं तो हम अवकलन कैसे करते हैं? पहले फलन का अवकलन किया, डॉट दूसरे को छोड़ दिया। अब देखो डॉट गुणा सुरक्षित है, ना हम डॉट गुणा को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने गुणा का जो नियम है वो भी लगा दिया और डॉट गुणा को भी सुरक्षित रख लिया, है ना, कुछ भी नहीं बदला। अगर देखो तो हमने दोनों चीजों को बराबर सम्मान दिया। हमने डॉट गुणा जो सदिशों में थी वो वैसे की वैसी मेंटेन रखी है, और जो अवकलन करता है गुणा के साथ वो भी किया है, एक को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। ऐसे ही अगर क्रॉस गुणा में हो, अगर क्रॉस गुणा में हो तो क्रॉस गुणा को भी वैसे ही रखना होगा। मान लीजिए आपने एफ का अवकलन कर लिया, पहले वाले का अवकलन कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर दूसरे को छोड़ दिया। लेकिन क्रॉस गुणा में ध्यान रखिएगा, क्रॉस गुणा में क्रम मत बदल दीजिएगा, आगे वाले का अवकलन आगे और पीछे वाले का अवकलन पीछे, कोई भी जगह नहीं बदल सकते। डॉट गुणा में तो क्या हम जगह बदल सकते हैं, डॉट गुणा में तो हम जगह बदल सकते हैं, लेकिन क्रॉस गुणा में जगह नहीं बदल सकते, क्योंकि जगह बदलते ही क्रॉस गुणा में माइनस का चिन्ह आ जाता है। अगर मैंने एक की भी जगह बदली, अगर क्रॉस गुणा है और मैं जगह बदल देता हूं तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि मात्रा तो वही है लेकिन दिशा बदल गई। मात्रा तो वही है लेकिन दिशा बदल गई। हाँ, डॉट गुणा में कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि डॉट गुणा जब आप करते हैं तो आपका सदिश आता ही नहीं है, अदिश आता है। और अदिश की कौन सी दिशा होती है? अदिश की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, है ना। दोनों में समझो कि ए जब आप डॉट गुणा करते हैं तो आप अदिश गुणा करते हैं, अदिश गुणा मतलब जो बनता है वो अदिश होता है। अब अदिश होता है, अदिश की इकाई की दिशा बदलेगी, अदिश की तो कोई दिशा ही नहीं होती। जैसे पाई है, पाई की क्या दिशा होती है? पाई तो पाई होता है। तो ए डॉट बी आपको एक अदिश देता है, अदिश देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा आती है खाली, और मात्रा ए डॉट बी और बी डॉट ए में सेम आती है। लेकिन जब क्रॉस गुणा करते हैं आप, जब आप क्रॉस गुणा करते हैं तो उसमें सदिश आता है, सदिश आता है मतलब दिशा भी आती है और परिमाण भी आता है। तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे या बी क्रॉस ए करोगे तो परिमाण वाइज तो ये बराबर है, अगर इसका परिमाण 5 है तो उसका परिमाण भी 5 है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे वो, ठीक है ना। इस वजह से क्रॉस गुणा में आप आगे पीछे नहीं कर सकते, जो जहां है देखो, अभी भी अगर ध्यान से देखो तो एफ आगे या जी पीछे, एफ आगे या जी पीछे, यानी हमने जो ऑर्डर यहां था अवकलन को वहीं ले जाके अवकलन करवाया, जगह नहीं बदली किसी की भी, किसी की भी जगह जो है ना वो चेंज नहीं की है। बात समझ रहे हैं, जगह नहीं बदल सकते, क्योंकि जगह बदलते तो फिर माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो जो जहां है उसका वहीं पर अवकलन किया है, एफ जी एफ जी एफ जी, ठीक है। तो ये बता ही दिया मैंने सदिशों का, इसको कई रूप में लिख सकते हैं आप, कई रूप में लिख सकते हैं। अगर आप चिन्ह चेंज करते हो, अगर जगह बदलते हो तो याद रखिएगा कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बदलो आराम से, है ना, आराम से बदलो। बस नियम आपको पता होने चाहिए कि नियम ना टूट जाए। है ना, कहा जाता है जिसको नियम पता हो तो सारी चीज उसके लिए खेल बन जाती है। जिसको नियम पता हो, है ना, जिसको नियम पता हो, नियम अच्छे से समझ में आते हो। अगर एक छोटा सा देखिए कि फर्क कितना है, आप किसी लोकल जो छोटा कोर्ट है आपका, जो मान लीजिए मुंसिफ कोर्ट होता है जिसको सीजे कोर्ट कहते हैं, छोटा सीजीएम जो कोर्ट होता है, वहां जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सब में वकील ही तो बैठे, सब में वकील ही तो बैठे हैं, और सबने एक ही एलएलबी की हुई है, एक ही एलएलबी करके बैठे, सेम एलएलबी करके आपको सीजीएम कोर्ट में भी मिलेंगे, सेम एलएलबी करके
आपको वही एलएलबी, सेम टू सेम एलएलबी है, क्योंकि एलएलबी कोई अलग अलग नहीं होती कि वहां के लिए हाई कोर्ट के लिए अलग एलएलबी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग एलएलबी, एलएलबी तो एलएलबी होगी, है ना। तो एक है, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं, नवोदय में लगी है तो उसके लिए भी वही मास्टर डिग्री चाहिए, केंद्रीय में लगी है, राजस्थान में लगी है या किसी और स्टेट में लगी है तो मास्टर डिग्री तो एक ही चाहिए। अब ये नहीं है कि हरियाणा में कर रहे हैं तो हरियाणा वाली मास्टर डिग्री चाहिए। तो वो इंपॉर्टेंट चीज जो है कि भाई एलएलबी तो एलएलबी होती है। एक सीजीएम कोर्ट में बैठा है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा है, एक हाई कोर्ट में बैठा है, एक सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, चारों में क्या डिफरेंस है? तो चारों में डिफरेंस है कि चारों ही नियम को जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो ज्यादा जानता है, नियमों को ज्यादा जानता है। जो नियमों को ज्यादा जानता है इस हिसाब से वो ऊपर वाले कोर्ट में, और नीचे वाले कोर्ट में बैठा है वो नियमों को थोड़ा कम जानता है, जानता तो है लेकिन इतने अच्छे से नहीं जानता जितने अच्छे से वो जानता है। अगर वो उतना अच्छे से जानता तो वो भी ऊपर चला जाता, है ना। तो मेन डिफरेंस जो होता है, जो फर्क होता है वो सिर्फ ये होता है कि नियमों की कितनी अच्छी समझ आपको है, और फिर जब नियमों की समझ आपको होती है तो वो खेल करते हैं, फिर वो खेल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नीचे वाले कोर्ट के अंदर सजा हो जाती है किसी को, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में वो बरी हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया? छोटे वाले कोर्ट में वो सजा हो गई, ऊपर वाले कोर्ट में वो बरी हो गया, या कई नीचे वाले कोर्ट में बरी हो गए, ऊपर वाले कोर्ट में सजा हो गई, ऐसे कैसे हो जाता है? तो बड़ा फर्क ये है कि जब आप नीचे वाले कोर्ट में होते हैं तो जो लॉयर्स होते हैं वो कुछ तथ्य या तो कम दे बैठते हैं या ज्यादा दे बैठते हैं, कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ रूल्स में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, कोई रूल्स का खाना खाली छोड़ देते हैं। और जब वो ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं तो मैंने पहले कहा कि वहां पे वो जो लोग बैठे हैं उनको नियमों की ज्यादा अच्छी समझ है, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं, ये देखो ये देखो ये कमी रह गई, ये देखो ये नियम इसने यहाँ पे यूज नहीं किया, इसको अगर ये वाली आप सजा सुनाते हो तो इस नियम की पूर्ति होनी जरूरी थी, ये पूर्ति नहीं हुई, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। फिर वहां से भी जो कमी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो उससे भी ऊपर बैठे हैं, वो बाल की खाल वाले बैठे हैं, वो एक एक कोमा टू कोमा पकड़ते हैं, वो नियमों की और अच्छी समझ रखते हैं। तो तीनों में जो फर्क है वो है सिर्फ नियमों की समझ रखने का। एलएलबी एक ही है, एक ही एलएलबी का जो नियम है वो सेम है। नीचे वाले कोर्ट में जो बैठा है वो उसको उतना नहीं समझता, उससे ऊपर वाला उससे और ज्यादा अच्छे से और बारीकी से समझता है। डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर आपके मोहल्ले में भी तो बैठता है, डॉक्टर जयपुर में भी बैठता है और डॉक्टर दिल्ली में भी बैठता है, क्या फर्क है? तो फर्क वही है, वो ज्यादा अच्छे से समझता है ना। कान को डॉक्टर ले लो, एक कान को डॉक्टर थारा गांव में बैठे हुए या शहर में बैठे हुए, एक जयपुर बैठे हुए, एक कान को डॉक्टर दिल्ली बैठे हुए, क्या है तो कान को डॉक्टर ही है, तो कान को डॉक्टर ही। तो इसको के पतो कि अपने कान के बारे में ज्यादा पता है, वो कान ने ज्यादा समझे, वजह बात तीन के, पढ़ाई एक ही है तीनों की लेकिन समझ अलग अलग है। यहाँ को नहीं कि दिल्ली वाले बैठे बिकने और भी 6 डिग्री लिया बैठे, बिकनी 20 डिग्री है, एफ क्रॉस जी ये हो गया। अब इसको आप क्या क्या बना सकते हो, इसके कई रूप बना सकते हो कि भाई तू आ जा, तू यहाँ चला जा, एक फॉर्मूला ये बन गया, इनको नहीं बदला, इन यहीं राक्षा, एक फॉर्मूला और बन गया। एक और बन सके कि तू तो यहीं रह जा, तने को नहीं छेड़ा, दूसरा वाला ना छेड़ा, दूसरा ने छेड़ो, इन आगे कर दियो और इन्हें पीछे कर दियो, दोनों ने छेड़ा आपकी बार, इन्हें भी तंग कर और बिन्हें भी तंग कर। आलो कथा नियम बन गया 4, वरना तो एक ही हो, अगर नहीं समझता तब तो एक ही हो, समझदार बनया तो 4 हो गया, नहीं समझता तो वो एक ही रह जातो, अगर नहीं समझता तो एक रह जातो, और समझदार बनया तो ये 4 बन गया। ठीक है, एक का 4 हो गया। तो आई फर्क है कि अगर ये थोड़ी समझदारी ऐड नहीं होती है तो फिर वो एक तक ही सीमित हो जाएगा, वरना उसके कई रूप और निकल के आ जाएंगे। अदिश त्रिगुणा का अवकलन, मैं तो अदिश त्रिगुणा ले लो, कौन सी, ठीक है, अदिश त्रिगुणा ले लो, अदिश त्रिगुणा यानी बॉक्स ए डॉट बी क्रॉस। देखो त्रिगुणा 2 प्रकार की होती है, सदिश त्रिगुणा और अदिश त्रिगुणा। जो त्रिगुणा होती है
त्रिगुणन नियमों पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। अश्नील ग्रोवर जो है, अश्नील ग्रोवर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो शार्क टैंक के अंदर आए थे, शार्क थे। उनकी कहानी है, छोटी सी कहानी। उनका एक किताब है दोगलापन, है ना, दोगलापन आप लोगों ने पढ़ी है। तो उसमें एक स्टोरी उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखी है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत बेबाक टाइप का शार्क है वो, और काफी बेबाक। भारत पे के फाउंडर, है ना, उनका इंट्रोडक्शन ऐसे किया। भारत पे के फाउंडर अश्नील ग्रोवर, और बहुत अच्छा रेपुटेशन भी है, बहुत बेबाक टाइप का व्यक्तित्व है उनका। और आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईएम से पढ़े हुए हैं। तो हमारे जो भारत की जो उत्कृष्ट जो संस्थाएं हैं उनसे वो पढ़ के पास होकर आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बंदा सम्माननीय बन ही जाता है। प्लस वो उन्होंने काफी, जो गूफर है, प्लस ये भारत पे है, और भी 2-3 उनके इनिशिएटिव है। शार्क टैंक फर्स्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो उनकी किताब थी दोगलापन। दोगलापन में उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा घटना घटित हुई थी। उन्होंने कहा था कि ज्ञान का कितना फर्क पड़ता है, ज्ञान का कितना फर्क पड़ता है। कि एक मेरा केस था, जब मैं गूफर, गूफर का मतलब था जैसे जोमेटो होती है ना, जैसे जोमेटो काम करता है, जैसे स्विगी काम करता है, उस तरीके से हम काम करते थे। दुकान से सामान लेना और ग्राहक तक पहुंचाना, खासकर सब्जियों को पहुंचाया करते। तो दिल्ली का एक मामला था। तो दिल्ली में क्या था, शाम का टाइम था एक, और एक ऑर्डर हुआ था कि भाई इतना प्याज या इतना टमाटर, या टमाटर या प्याज का कोई ऑर्डर था। तो मतलब ये ऑर्डर आया हुआ था। तो हमारे जो सामान डिलीवर करने वाले, जो डिलीवर बॉय होते हैं, उन्होंने सोचा कि शाम हो गई है और वो बहुत दूर है, वहां से प्याज उठा के लाऊं। एक काम करता हूँ, किसी दुकान से प्याज उठा लेता हूँ, किसी दुकान से, कोई और दुकान से प्याज या टमाटर उठा लेता हूँ और ग्राहक तक पहुंचा देता हूँ। अब उस बंदे ने क्या किया, किसी और दुकान से प्याज और उठाए और उस दुकान पे दे दिए और ग्राहक को दे दिए। अब वो जो दुकानदार था, ऑर्डर उसी दुकानदार ने किया था, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये जो गोफर वाले ये बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑर्डर मेरी दुकान का लेते हैं और खरीदते किसी और दुकान से, बेचते कहीं और है, नाम मेरी दुकान का हो रहा है, मेरी दुकान से, जबकि मेरी दुकान से तो खरीदा ही नहीं जा रहा। तो उसने टेस्ट करने के लिए, कि टेस्ट करते हैं कि ऑर्डर मेरी दुकान से ये लेते हैं नहीं लेते, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। और उसने वो, और थोड़ा वो आदमी भी थोड़ा गुस्सेल था, संकी था थोड़ा। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे, तो उसे पता था कि, उसने कहा कि ऑर्डर हुआ ही नहीं मेरा। तो उसने गूफर के ऊपर केस कर दिया कि गूफर वालों ने बेईमानी की है, मेरा ऑर्डर था, मेरे नाम का ऑर्डर था, मेरे नाम का ऑर्डर यहाँ से किया और वहां चले गए। तो गूफर वाले जो अश्नील ग्रोवर थे, उन्होंने कहा, मैंने मीटिंग भी की उन लोगों उसके साथ, कि यार ये जो है, ये डिलीवरी बॉय है, ये थोड़ी बेवकूफियां कर जाते हैं, इन्होंने गलत किया। बोला ऐसे कैसे कर, वो सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने उसको कंपनसेशन के लिए भी बात की, यार कंपनसेट ले ले, क्यों माथापच्ची करे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये कैसे कर दिया यार, ऐसे कैसे। तो वो क्या एकदम बिगड़ गया, वो नहीं माना। फिर हम नीचे वाले कोर्ट में, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हुआ, वहां पे हम हार गए। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में केस हुआ, हम हार गए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में केस हारना ही था। ये तो सीधा सीधा सा था कि भाई एकदम साफ साफ दिख रहा था कि केस तो डेफिनेटली हारने थे हम लोग। लेकिन मामला इतना कोई बड़ा नहीं था यार, वो बैठ के सलटाया जा सकता था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बोला नहीं नहीं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मानना ही नहीं जाता था। तो ठीक है भाई चल। तो 2 कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया कि ये मेरे वकील थे, उनको मैंने बनाया। तो वो कोर्ट में गए, हम टेंशन में आ गए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आ गया तो मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस गड़बड़ा जाएगा और एक दाग तो लग ही जाएगा। होना तो पैसे का ही मामला है भाई, 2 लाख 5 लाख 10 लाख ही देने पड़ेंगे, लेकिन फिर इमेज बिगड़ जाएगी ना कि ऐसा आप कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बता रहे कि मेरे वकील ये थे, उन्होंने पहली हियरिंग में ही कहा कि साहब ये हुआ, इनका दावा ये है, ठीक है। तो जो भी चीज, कि इतना होते होते हमारा कम से कम 8 से 10 महीने बीत चुके थे, 8 से 10 महीने बीत चुके थे। तो उन्होंने क्लोज निकाला कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है, तो वो जो सामान है उस सामान को पेश किया जाए, क्योंकि बेईमानी किसी सामान पे तो हुई होगी, कोई सामान पे बेईमानी होगी, सामान पेश किया जाए। क्योंकि कानून के नियम के अंतर्गत अगर ये बेईमानी होती है तो कोर्ट के अंदर वो सामान प्रोड्यूस करना पड़ता है जिस सामान के लिए हुई है। वो सामान कहाँ है? 8 महीने में प्याज थोड़ी बचेंगे, 8 महीने बाद वो टमाटर थोड़ी बचेंगे। तो पहली हियरिंग के अंदर ही केस को खत्म कर दिया, पहली हियरिंग के अंदर ही केस खत्म। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये तो नीचे वाले कोर्ट से गलती हुई है, पहले वो सामान प्रोड्यूस करना चाहिए था, जिस सामान, क्योंकि ये जो कानून है वो कहता है कि जिस सामान के साथ भी बेईमानी होती है पहले वो सामान प्रोड्यूस करना होता है आपको, सामान प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? टमाटर वो इतनी बारीकियां वो जानते हैं वो लोग, वो जो ऊपर वाले कोर्ट में रहते हैं, वो इतनी बारीक, मतलब
इतने 8 महीनों से मैं जिस केस को लेकर परेशान हो रहा था उसने एक झटके के अंदर सॉल्व कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वो चीजें जानते हैं जो नीचे वाले कोर्ट वाले नहीं जानते। ये जानते इसलिए कि वो पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, वो बारीकियां पकड़ते हैं। अगर आप लोगों ने कपिल सिब्बल वाला देखा हो, धारा 370 वाली बहस देखी हो, तो आपको पता लगेगा कि कितनी बारीकी से वो बाल की खाल निकालते हैं। और एक जज नहीं सुनता, 3-4 जज बैठते हैं जब सुनते हैं। और वकील भी कोई अकेला वकील नहीं बैठता वहां पे, 5-7 वकील। कपिल सिब्बल वाला देखिए, अब तो बहुत अच्छा काम कर दिया इन लोगों ने, ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन कर दिया तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जब बहस होती है, कपिल सिब्बल जो मैन है वो बोल रहे हैं, उसके पास में बहुत सारे उनके जो साथी है वो बैठे होते हैं और किताबें लेके बैठे होते हैं। कपिल सिब्बल बोलते हैं ये, इतने वो किताब खोलता है और किताब पकड़ाता है, वो चेक करके बोलता है। इधर सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो भी लगातार देखते रहते हैं कि जो बोल रहा है वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हवा फाय तो कुछ नहीं कर रहा। कंटिन्यूअस एकदम लाइन टू लाइन मिला के बातें करते हैं वो लोग, लाइन टू लाइन। अगर कपिल सिब्बल कुछ बोल रहे हैं तो जज को नहीं मिल रहा तो वो पूछते हैं कौन से पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर बताओ। वो पेज नंबर खोलते हैं, पेज नंबर में लाइन बताओ, 5वीं लाइन पे। अच्छा अच्छा, फिर वो दोनों समझते हैं कि ये जो लाइन जो बोली जा रही है, क्या कपिल सिब्बल जो बोल रहे हैं ये लाइन वही है या कुछ और है, या इसका संदर्भ कुछ और है, फिर वो कनेक्ट करते हैं। इतनी तक बारीकियां देखी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान को आप कितने अच्छे से समझते हैं। ज्ञान तो सबके पास ही रहता है, हर किसी ने पढ़ा है, लेकिन कितना अच्छे से समझा है, इससे फर्क पड़ता है। इससे, है ना, अब उसने फीस कितनी ली होगी तो आप सोच सकते हैं। लेकिन क्या ये फीस देने में कोई जोर आया उनको? ये फीस देने में जोर आया नहीं, क्योंकि वो 8 महीने से दुख पा रहे थे, परेशान हो रहे थे, और झटके में उसने सुलझा दिया। तो इस बात के, अब कपिल सिब्बल है, शायद उसके पर केस की फीस जो होती है वो 15 करोड़ रुपए होती है पर सुनवाई की। वो 15 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, 15 करोड़ रुपए एक सुनवाई के। क्यों लेते हैं, वो अंदाजा लगा सकते हो। तो ज्ञान की क्या कीमत है वो इसका अंदाजा लगता होगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब होता है सारणिक बनाओ, पहले ए वेक्टर को डालो, फिर बी वेक्टर को डालो, और फिर सी वेक्टर को डालो, सारणिक का मान निकालो। ये आपका ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होगा। ठीक है, इसको बॉक्स भी कहते हैं, इसको बॉक्स भी कहा जाता है। एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ और जो तीनों सदिश है उनको इसके अंदर लिख दो। इसका मतलब भी यही होता है, इसे बॉक्स कहा जाता है। अगर हमें किसी बॉक्स का अवकलन करना हो, मतलब अदिश त्रिगुणा का अवकलन करना हो, तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अवकलन का नियम काम करता है। 3 सदिश है हमारे पास, 3 का अवकलन करना है, तीनों गुणा में है, तो बारी बारी से एक एक का अवकलन होगा। बारी बारी से एक एक बंदे का अवकलन होगा। पहले ए का अवकलन होगा, उस समय बाकी सब अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे। फिर उसके बाद ये लो, जो जहां है वहीं जाके अवकलन कर दिया, जो जहां है हमने वहीं जाकर उसका अवकलन कर दिया। जो जहां है हमने वहीं जाकर उसका अवकलन कर दिया। तो इसको कहते हैं अदिश त्रिगुणा का अवकलन, अदिश त्रिगुणन। क्लियर है? ठीक है, चलो आज यहां तक ही करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।